जी जो राकेश जी, स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम। जी अभी जो किसान भाई इसमें जुड़े हुए हैं उनका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा परिचय अगर पहले हो जाएगा तो और अच्छे से फिर हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले शांतनु जी, आपने आज पहली बार जुड़ा है क्या? शांतनु जी, आपने आप हाँ, मेरी आ रही है। हाँ जी, अभी आ रही है आपकी हेलो। आवाज़। हाँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानने के लिए आपके और ग्रुप में ऐड हुआ। तो मैं पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ, नदिया डिस्ट्रिक्ट से। ओके। तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मुझे आइडिया है, लेकिन कैसे अप्लाई करे इसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है। तो इसलिए आपको जो वीडियो है, मतलब आप मीटिंग करते हैं, तो लास्ट डे मैंने ऐड हुआ था, थोड़ा जानकारी मिला, तो इसलिए आज फिर ज्वाइन हुआ। तो आप पिछली बार मेरी ही मीटिंग में थे या किसी और अन्य एक्सपर्ट की मीटिंग में थे? नहीं नहीं, आपका मीटिंग में ही थे। और आप थोड़ा वो लास्ट में मैं ज्वाइन किया था, लास्ट टाइम पे, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप जो डिस्कस करेगा, तो मैं क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे अप्लाई करा, हम तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये तो मिलता है, लेकिन उसको कैसे फील्ड में अप्लाई करें इसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी जानना चाहता हूँ। ओके, तो इससे अलग आपको क्या प्रैक्टिस आप करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के क्या आपकी सोच है और क्यों ये करनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं ताकि वो और अच्छे से हाँ मैं हाँ आपको हाँ बता पाऊँ। हाँ। मेनली राइस, हमारा इधर वो हम मेरे पापा राइस करते हैं, 2 टाइम साल में 2 बार राइस होता है। ओके। तो मैंने देखा ऑर्गेनिक के बारे में, तो इसलिए इस बार मैंने ऑर्गेनिक किया। लेकिन क्या है, जो कावडांग है वो यूज़ किया फर्स्ट टाइम फील्ड प्रिपरेशन टाइम में। ओके। उसके बाद वो एशिया डाउन डाउन बायोकेयर नाम के कंपनी है, जी। और उसका प्रोडक्ट यूज किया, वो ट्राइड्रॉन और पी डाउन, ये ऐसे करके प्रोडक्ट है, वो यूज किया। लेकिन हम ओके। देखा जो कंपोस्ट तैयार करके, और भी वीडियो देखा जो गोबर से कैसे फर्टिलाइजर बना के यूज करते हैं, तो उसके बारे में जानते हो, जो मैं जानने के लिए भी ये किया, जो उसमें न्यूट्रिएंट मिलता है क्या ज्यादा। इसलिए जो हम यूरिया देता है वो फास्फोरस यूज करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट होता है क्या ऑर्गेनिक में। जी। तो उसके ये बारे में आपने मैंने। आप जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, हाँ और हाँ जो घर में जो कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं उसको आप यूज करते हैं, हाँ। तो अभी कंपोस्ट का इसका। मतलब वो ये कावडांग ही है, सिर्फ वो गोबर सारी है। ओके। तो इससे अलग और क्या जानकारी इसमें है आपको प्रोडक्शन को लेकर के, या फिर उसमें इंसेक्ट्स और पेस्ट्स को रोकने के लिए कोई जानकारी आपको, कैसे आप उसमें नहीं कंट्रोल नहीं, करते हैं थोड़ा? मुझे जानकारी के मतलब मैं थोड़ा देखा, यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा, तो उसमें मेरा मैं अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो काम करेगा क्या ना करेगा, तो इसलिए यूज नहीं किया। ओके, तो अभी आप वो केमिकल में ही कर रहे हैं, बस सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने लग रहे हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। हाँ, वो भी है, लेकिन वो कंपनी का जो है वो ऑर्गेनिक ही है, वो जो एशिया टाइन बायोकेयर का जो प्रोडक्ट है वो भी ऑर्गेनिक ही है। लेकिन वो बाजार में मिलता है, वो यूज किया, वो एक आदमी आया था मेरा इधर, तो उन्होंने बोला जो ये यूज करो, ये अच्छा, ये ऑर्गेनिक ही है। ठीक है। चलो शांतनु जी, मैं आपको है ना इसकी बेसिक जो जानकारियां हैं वो आपको बताता हूँ, उस पर चर्चा करते हैं। हाँ तो हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखिए, अभी तक जितने भी फार्मर हैं ना, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ऑलरेडी काम करते हैं या आगे करने वाले हैं, या वो आधे अधूरे के साथ में जो भी अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट वगैरह, देखिए प्लांट को चाहिए न्यूट्रिशन,
और वो न्यूट्रिशन आप ऑर्गेनिक मैटर से या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से किसी से भी आप दोगे तो उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। केमिकल में आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आवश्यकता से ज़्यादा चला जाएगा उसके अंदर, प्लांट के अंदर, और वो फिर वो नुकसान भी करेगा। तो केमिकल फार्मिंग में आप उत्पादन ज़्यादा नहीं ले सकते। एक टाइम के बाद में आपका उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा। जब तक आपकी मिट्टी बैलेंस है या उसमें जितना रिक्वायरमेंट उसका है, तब तक वो अच्छा प्रोडक्शन आपको दे देगी। उसके बाद में वो आपको प्रोडक्शन देना बंद कर देगी। केमिकल डालने से क्या होता है कि मिट्टी का पीएच आपका हाई हो जाएगा, और हाई पीएच होने की वजह से फिर नीचे से प्लांट नहीं उठा पाएगा। आपने देखा होगा जो पहले रिपोर्ट आती थी जितनी भी, उसमें आइडियल पीएच मिट्टी का 6.5 से 7.5 माना गया था, और वही एक अच्छा पीएच है जिसपे प्लांट अच्छा न्यूट्रिशन अपटेक करता है नीचे से। लेकिन अब ये केमिकल को डाल डाल के प्रैक्टिस जो पूरे भारत में कर दी है, अब ये 7.5 से 8.5 को मानने लग गए हैं। लेकिन वो बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, उससे आपका उत्पादन भी घट रहा है और अच्छा प्रोडक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है। खर्चा आपका बढ़ जाएगा, उत्पादन घट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? स्टार्टिंग में जब हरित क्रांति के नाम पे हमारे को ये सब चीजें दी गई, उनसे कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी पूरी खराब हो चुकी है। जितनी हमारी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स थे वो मर चुके हैं। वो हमने गलत प्रैक्टिस उसमें, तो उसकी वजह से वो, या तो आग हमने लगा दी उसके अंदर, आग लगाने से वो सारे माइक्रोब्स हमने जला दिए, मार दिए। दूसरा, फिर हमने जो बार बार मिट्टी को डिस्टर्ब किया, बार बार जुताई करी जो मिट्टी को, वो उसकी जो कॉलोनियां वगैरह थी वो हमने डेवलप नहीं होने दिए। उससे भी वो कहीं ना कहीं माइक्रोब्स वहां से चले गए हैं। केमिकल जब डाला तो उससे भी वो कहीं ना कहीं माइक्रोब्स डिस्टर्ब हुए हैं, वो मरे हैं। और जितना न्यूट्रिशन हमारी मिट्टी में था वो हम निचोड़ चुके हैं, आज मिट्टी को पूरा न्यूट्रिशन निकाल चुके हैं। जब केमिकल में अधिक उत्पादन आता था हमारा, तो वो उसी की वजह से आता था, क्योंकि वो केमिकल जैसे ही अंदर गया उसने वहाँ पे जो न्यूट्रिशन पड़ा था उसकी प्रक्रिया को फास्ट कर दिया, और प्लांट ने जल्दी जल्दी उसको उठा करके आपको प्रोडक्शन के रूप में उसको दे दिया। लेकिन आज वहाँ पे वो सारी की सारी चीजें अनबैलेंस हो चुकी है। मिट्टी पूरी खराब हो चुकी है, मिट्टी की एनर्जी जो है वो खराब हो चुकी है, न्यूट्रिशन उसमें रहा नहीं, क्योंकि लगातार हम बार बार वही क्रॉप लगा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा वो आपने न्यूट्रिशन उस प्लांट को चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई धान हम साल में 2 बार धान ही लगाते हैं, तो बार बार अगर धान उसमें लगाओगे तो वो जो धान ज़्यादा न्यूट्रिशन उठा लेगा, वहाँ पे उस न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तब भी आपका प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करते हैं उन्होंने सिर्फ माइक्रोब्स के ऊपर ही काम किया है, कभी भी उन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर काम नहीं किया, एनर्जी के ऊपर कभी उन्होंने काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा गलत हमने किया कि चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा और गलत प्रैक्टिस हम करते चले गए। तो उस गलत प्रैक्टिस का ही आज परिणाम है ये जो हम भुगत रहे हैं, चाहे वो बीमारियां आ गई हैं पशुओं में, चाहे इंसान में, चाहे हमारी क्रॉप में। यही परिणाम है उस केमिकल का जो 5 एलिमेंट्स हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा, हमारे को 3 चीजों के ऊपर काम करना है। एक तो मिट्टी की एनर्जी के ऊपर, अगर मिट्टी की एनर्जी को आप समझ करके उसके ऊपर काम करोगे तभी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में सफल हो पाओगे। दूसरा, न्यूट्रिशन पे, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी मिट्टी के अंदर ऐड करोगे तभी आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तीसरा, माइक्रोब्स, अगर अच्छी मात्रा में आप अपनी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स ऐड करेंगे तभी वो आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो इन 3 ही चीजों पे आपको काम करना है। और कोई भी कंपनी कोई भी आपको प्रोडक्ट देती है, चाहे वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है चाहे वो केमिकल वाला प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रिशन और माइक्रोब्स ही देती है। जैसे ही उनको आप अप्लाई करते हो तो उनका रिजल्ट थोड़ा आपको मिलता है और आप खुश होते हो। लेकिन अगर आप ऐसे ही प्रोडक्टों के ऊपर डिपेंड रहे तो वो
समझ लो कि पहले ऑर्गेनिक केमिकल वाले कंपनियों को आप पे कर रहे थे और आगे आप ऑर्गेनिक वाली कंपनियों को पे करते रहोगे, आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, लगातार आपकी जेब में से पैसा निकलता चला जाएगा। तो इसलिए आपको मिनिमम खर्चे में मैक्सिमम उत्पादन आप कैसे ले पाओगे, उसके लिए आपको अपनी मिट्टी को बैलेंस करना पड़ेगा। जो आपने गलत प्रैक्टिस से खराब कर दी है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, उसको ठीक करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी मिनिमम से मैक्सिमम आप उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान के घर में अगर गाय हैं और अग्निहोत्र वो करता है, गाय अपने आप में कंप्लीट है। फैक्ट्री किसान के घर में ही है, लेकिन उसको उसके बारे में मालूम नहीं है। गाय के अंदर एनर्जी भी पूरी है, जो नो एनर्जी की हम जो बात करते हैं, जो अभी जैसे अभी नवरात्रे जो चले हुए हैं, ये एनर्जी के बारे में ही है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 एनर्जी हैं जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने ये बड़े अच्छे नाम दिए हैं। और जो नवरात्रि का त्योहार जो है, हम इन्हीं के बेस पे मनाते हैं, इनका ध्यान करने के लिए। तो एनर्जी को आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी कैसे काम करती है और हमारे प्लांट को या मिट्टी को कौन से वाली एनर्जी चाहिए। तो नवरात्रि भी हैं और मैं थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बता दूं खोल करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला दिन हमने मनाया शैलपुत्री का, जो फर्स्ट डे था, ये इसी एनर्जी से निर्माण हुआ है सूर्य, चंद्रमा, सितारों का। इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने बोला पत्थर की बेटी। दूसरी जो एनर्जी है उसका नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई ग्रेविटी किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे आके पड़ती है, तो उसका सेकंड डे हम मनाते हैं। तीसरा चंद्र घंटा। चंद्र घंटा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम जो अभी बात कर पा रहे हैं उसी एनर्जी की वजह से हम सब कनेक्ट हुए हैं, तो उसी की वजह से हम हमारी बात हो पा रही है। उसके बाद में कुष्मांडा। कुष्मांडा यानी पूरा ब्रह्मांड गोलाई में है, कोई भी एक दूसरे से नहीं टकराते, तो ये इस एनर्जी ने सबको पकड़े हुए है। तो उस एनर्जी का नाम हमारे ऋषि मुनियों ने दिया कुष्मांडा। स्कंद माता, जो जीवन की उत्पत्ति करने वाली है, उसको स्कंद माता बोला गया। फिर कात्यायनी, जैसे धागे को काट करके जोड़ करके कपड़े का निर्माण करते हैं, ऐसे ही ये कात्यायनी एनर्जी सबको आपस में जोड़ने का काम करती है। ऐसे ही फिर कालरात्रि। कालरात्रि यानी कि पूरा ब्रह्मांड गोलाई में अंधेरा ही अंधेरा है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। उस जहाँ पे सूर्य की किरणें जाती है सिर्फ वहीं पे प्रकाश है, उसको बोला गया है कालरात्रि। इसी अंधेरे में 21% भाग है जिसको हम बोलते हैं महाकाल। साइंस उसको बोल रही है ब्लैक होल। आठवीं जो ऊर्जा है वो है महागौरी। महागौरी यानी कि गाय। ये सभी की सभी एनर्जी गाय के अंदर समाहित हैं। गाय अपने आप में कंप्लीट है। अगर इस पृथ्वी का विनाश होता है और दोबारा से चीजों का निर्माण करना पड़ा, तो एक गाय की आवश्यकता ही आपको पड़ेगी। गाय के गोबर के अंदर सभी तरह के माइक्रोब्स हैं और गाय के गोमूत्र के अंदर सभी तरह के न्यूट्रिशन हैं, और एनर्जी उसके पास में कंप्लीट है। तो इस प्रकार से गाय पूर्णतः कंप्लीट है। इसी के बाद में जो 9वीं ऊर्जा है वो है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री यानी कि जब आप किसी काम में एक्सपर्टता हासिल कर लेते हो, सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, तो उसको बोला गया है सिद्धिदात्री। इन्हीं एनर्जी के मिलने से ये चीजों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती हैं। इन्हीं के मिलने से बना है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। साइंस की भाषा में अगर हम बोले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों तीनों की एक्टिविटी से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो दो टाइप की एनर्जी निकल रही है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक खुशबू वाली है और एक बदबू वाली है। जो ऊपर की तरफ गई वो खुशबू वाली, जो नीचे की तरफ गई वो बदबू वाली। हम, आप, गाय, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, हम सब खुशबू इकोलॉजी के जीव हैं। तो हमारे को खुशबू वाली चीजें ही चाहिए। अगर हम अपने प्लांट के पास में कोई भी बदबू वाली चीज अगर डालेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं फंगस बढ़ जाएगी और वो प्लांट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये वैसे ही है, जैसे हमारे ऊपर लागू होता है वैसे ही प्लांट के ऊपर भी लागू होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक सड़े नाले के आप पास आप बैठ जाइए, तो आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी जो वायु तत्व आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, आपके दम घुटने लग जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ही
हमारी मिट्टी में जो वायु तत्व को मेंटेन करने के लिए जो प्रकृति ने काम दिया है वो अर्थवॉर्म को, केंचुए को दिया है, तो वो कहीं ना कहीं चला गया है हमारी गलत प्रैक्टिस की वजह से, तो मिट्टी पूरी कंपैक्ट हो चुकी है। ऐसे ही वो नीचे से न्यूट्रिशन ला ला करके ऊपर डालता था, आज वो न्यूट्रिशन नीचे का ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो जो ऊपर था वो लगातार हमने निकाल लिया है, तो इसी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो एनर्जी को आपको समझना पड़ेगा, आपने अपनी मिट्टी के अंदर, अपने प्लांट के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी का मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना। अब आप बोलोगे कि उसको कैसा पता करें, तो उसका पता करने का सिंपल सा एक फार्मूला है, आपको जिसमें से भी बदबू आए वो चीज आपने प्लांट के अंदर नहीं डालनी, जिसमें से बदबू आती है, क्योंकि बदबू कहीं ना कहीं, बदबू नेगेटिव इकोलॉजी का निर्माण करेगी, जो कि आपके प्लांट के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके मिट्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जो भी चीज आप ऐड करो मिट्टी के अंदर, चाहे वो कंपोस्ट खाद है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है या कुछ भी है, जिसमें खुशबू आपको आए वो ही आपको ऐड करना है, एनर्जी को ध्यान में रखना है। दूसरा, जितनी ज्यादा मात्रा में आप अपनी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन को ऐड कर दोगे, क्योंकि आज जो है ना 3 फीट की मिट्टी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा खराब हमने की है, उसमें ही हमने जहर डाले हैं, उसी की वजह से वो सारी डिस्टर्ब हो चुकी है, माइक्रोब्स वहां से गायब हो चुके हैं, न्यूट्रिशन वहां से निकल चुका है। तो हमारे को नीचे वाली जो मिट्टी है उसके साथ में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब उसको कनेक्ट कौन करेगा, उसको कनेक्ट करने का काम करेंगे माइक्रोब्स। तो इसलिए आपने अपनी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब माइक्रोब्स बढ़ाने से पहले आपको अपनी मिट्टी के अंदर ऐड करना पड़ेगा न्यूट्रिशन जो आपने आज तक निकाला है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि आप अपनी मिट्टी का कंप्लीट भूमि उपचार करिए। भूमि उपचार में हम क्या करवाते हैं, आपकी मिट्टी का सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं, 3 फीट तक की मिट्टी का। तो उस सैंपल के बेस पे टेस्ट करके उसको, उसमें हम देखते हैं कि कितने माइक्रोब्स उसमें कौन कौन से वहां से चले गए हैं या मर गए हैं, तो उनको दोबारा से डेवलप करने का हम प्रोसेस आपको बताते हैं। दूसरा, फिर इसके अंदर जो न्यूट्रिशन आप निकाल चुके हैं उसमें जो डिफिशियंसी हो गई है, जैसे सबसे ज्यादा जो प्लांट को चाहिए एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, तो इसकी डिफिशियंसी प्लांट में अगर होगी तो प्लांट प्रॉपर वो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, वो प्रॉपर प्रोडक्शन भी नहीं दे पाएगा। ऐसे ही उसमें जो सहायक तत्व चाहिए जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो तब भी वो प्लांट दूसरे न्यूट्रिशन को नहीं उठा पाएगा। 17 तत्व जो हमारी मिट्टी में हमारे को चाहिए, वो अगर पूरे प्रॉपर तरीके से और बैलेंस अगर होंगे तभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा निकल सकता है। और न्यूट्रिशन अगर वहां पे प्रॉपर होगा तभी माइक्रोब्स वहां पे ग्रो करेंगे, तभी वो अपनी कॉलोनियां बढ़ा पाएंगे। ये वैसा ही है कि जैसे अगर आपको फूड नहीं मिला, और फूड अगर आपको नहीं मिला तो आप वहां पे ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाओगे, आपको वहां से पलायन करना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे आपको फूड मिले। तो इसी प्रकार से माइक्रोब्स का है। अब आपकी मिट्टी में सपोज करो कि जिंक प्रॉपर नहीं है, और आप जिंक का बैक्टीरिया वहां पे अगर डेवलप कर रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। अब मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करते हैं वो माइक्रोब्स तो डालते हैं, लेकिन वो माइक्रोब्स वहां पे प्रॉपर अपनी कॉलोनियां डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है उनको खाने के लिए। तो आपने सबसे पहले मिट्टी की एनर्जी को पॉजिटिव करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऊर्जा जल, एक फार्मूला है जिसमें अग्निहोत्र, भस्म और फिटकरी का पानी हम चलाते हैं, तो उससे हम मिट्टी को पॉजिटिव करते हैं। फिर हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिट्टियां ऐड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, जो आज तक हमने निकाला है। वो आपकी रिपोर्ट बताएगी कि कौन सा न्यूट्रिशन वहां पे ज्यादा आपने निकाला है, तो उसी टाइप की मिट्टी आपको डालनी पड़ेगी। जैसे अगर फास्फोरस आपने ज्यादा वहां से निकाला है, फास्फोरस की डिफिशियंसी अगर आपकी मिट्टी के अंदर है, तो आपको रॉक फास्फेट डालना पड़ेगा। ये प्राकृतिक सोर्स ही हैं, अलग अलग तरह की मिट्टियां हैं। जैसे आप हरियाणा की मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, वो जो टाइप है वो अलग टाइप की है, ऐसे ही मध्य प्रदेश की मिट्टी अलग टाइप की है, राजस्थान की अलग टाइप की है, लेकिन न्यूट्रिशन तो सब में है उसके अकॉर्डिंग। जैसे लाल मिट्टी की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के एरिया में ये निकलती है। ऐसे ही हम सफेद मिट्टी की बात करें तो ये बीकानेर, राजस्थान में निकलती है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। ऐसे ही येलो मिट्टी ये मध्य प्रदेश में नहीं, इसकी खदानें हैं।
ऐसे ही आपकी आयोनिक ग्रीन ज्वालामुखी की मिट्टी, ग्रीन सैंड जिसको बोलते हैं, ये रसिया से इंपोर्ट करता है सोल, ज्वालामुखी की मिट्टी। जो ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके अंदर काफी न्यूट्रिशन उसमें होते हैं। ऐसे ही आपकी जो सफेद खनिज, ये पत्थर का बारीक पाउडर है, वाइट पत्थर का। तो ऐसे ही आपके और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिट्टियां हैं जिसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे लाल मिट्टी में आयरन ज़्यादा होगा, फास्फोरस आपका रॉक फास्फेट में होगा। ऐसे ही सफ़ेद मिट्टी में आपका कैल्शियम और सल्फर ज़्यादा होगा। तो ये सब अलग अलग टाइप की मिट्टियां हम डालते हैं अपनी मिट्टी के अंदर, सोल से लेकर के, या आपके आसपास में कोई खदानें हैं जहाँ पे आपको पता है कि अच्छी क्वालिटी की अगर वहाँ है तो आप वहाँ से भी उनको ले सकते हैं। उस मिट्टी को आपने ऐड करना है अपने खेत के अंदर। वो रिपोर्ट आपकी बताएगी कौन सी मिट्टी आपको डालनी है, कौन सा न्यूट्रिशन वहाँ पे कम है, तो हम आपको सुजेस्ट करेंगे उसके ऊपर कि ये वाली मिट्टी इतनी मात्रा में आप उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका ये न्यूट्रिशन वहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वो न्यूट्रिशन को अपनी मिट्टी के अंदर ऐड कर दोगे, जो 3 फीट की है उसके अंदर, और फिर आप उसके अंदर चलाओगे माइक्रोब्स को। तो माइक्रोब्स को आप अगर पंचगव्य बनाते हैं, गाय आपके पास में है, तो वो सभी तरह के माइक्रोब्स उसमें आ जाते हैं, ऑल इन वन वो है। ऐसे ही अगर आप बोलो कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के, वो प्रोडक्ट भी उसी गाय के मटेरियल में से ही निकाला गया है, कहीं ना कहीं वो पंचगव्य में से ही निकाला गया है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी आपको मिल जाएंगे। तो उनको आप अलग अलग प्रोडक्टों को लेकर के फर्मेंटेशन करके उसको आप उसमें डालोगे, तो माइक्रोब्स वहाँ पे स्टैब्लिश्ड होंगे, उसमें ग्रोथ करेंगे, और वो आपके प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे और आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर भी वो ठीक करेंगे। जैसे ही वो माइक्रोब्स की कॉलोनियां वहां पे बढ़ेंगी और माइक्रोब्स वहां पे आएंगे अच्छी मात्रा में, तो उनको खाने के लिए दूसरे जीव वहां पे आ जाएंगे। जो अर्थवॉर्म है, कैचुआ जो है, वो उनको खाने के लिए आ जाएगा। जैसे ही वो नीचे से कैचुआ आएगा, तो वो उसकी स्मेल से, तो वो नीचे का न्यूट्रिशन ऊपर तक उसके साथ कनेक्ट कर देगा, वो 3 फुट में। जो बीच वाली लेयर जो हार्ड हो चुकी है, उस लेयर को भी वो तोड़ेगा, और नीचे का न्यूट्रिशन ला ला करके ऊपर भी छोड़ेगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो जब बार बार जाता है, 24 घंटे वो काम करता है, किसान का वो मित्र है, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ वो कनेक्टिविटी जोड़ देगा, जो नीचे भंडार है न्यूट्रिशन का मिट्टी में। तो आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो वहाँ उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगी, जो 3 से 4 फीट की मिट्टी है उसमें नीचे जा करके। और जितना ज्यादा न्यूट्रिशन वहां पे पड़ा है, उतना ही वो प्लांट उठाएगा, माइक्रोब्स वहां पे ग्रो करेंगे, और आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। आपने देखा होगा किसी नदी के किनारे या किसी भी सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ हैं, उसमें कोई भी पानी नहीं देता, कोई भी उसमें खाद नहीं देता, न्यूट्रिशन कोई नहीं डालता, फिर भी वो हरे भरे खड़े हैं। उसका रीजन वही है कि उसकी जो जड़ें हैं वो वहां पे किसी ने डिस्टर्ब तो किया नहीं, माइक्रोब्स को मारा नहीं। तो उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे जो पूरा भंडार जो है न्यूट्रिशन का, उसमें कनेक्ट हो गई है। तो उसकी जड़ें जितनी ज्यादा गहराई में गई, उतना ही उसको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, उतना ही वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ना उसको पानी की जरूरत पड़ रही है, ना किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है। और अगर मिट्टी वहां पे बैलेंस है प्रॉपर, माइक्रोब्स वहां पे प्रॉपर हैं, तो वो प्लांट को पूर्ति माइक्रोब्स ऑटोमेटिक कर देते हैं। जैसे हम बात करें माइकोराइजा की, तो वो पानी अगर 50-100 फुट में भी अगर नीचे होगा, तो वहां से वो ला करके अपने प्लांट को वो दे देगा, और मॉइस्चर उसमें ऑटोमेटिक बना रहेगा, क्योंकि माइक्रोब्स प्रॉपर हैं उसमें। कार्बन जो उसके पत्तियां वत्तियां जो वहां पे पड़ रही हैं, वो कार्बन उसमें हुमस भी बन रही है। तो आप देखोगे कि वहां पे जंगलों में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, वो सब ऑटोमेटिक इकोलॉजी वहां पे डेवलप हो चुकी है। जीवो जीवस्य जीवनम जिसको हम बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो एक जीव दूसरे जीव को निर्माण करता है, उसी का वो भोजन है। तो जीवो जीवस्य जीवनम की जो प्रक्रिया थी, जो ब्रेक हो चुकी है, वो हमारे को दोबारा से डेवलप करनी पड़ेगी। उसी को डेवलप करने के जो प्रयास हैं हमारे, जिसको हम बोलते हैं भूमि उपचार। तो भूमि उपचार में वही है कि रिपोर्ट को, मिट्टी की टेस्टिंग करवाओ, टेस्टिंग में जो भी डिफिशियंसी वहां पे है उसको आप ऐड कर दो। चाहे वो माइक्रोब्स हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो एनर्जी है, उसको आप डाल करके और प्रॉपर आप फिर मिनिमम से मैक्सिमम उत्पादन आप ले पाओगे। अपनी मिट्टी को बचा के रखो, उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखो।
अब मेंटेन वो किससे हो जाएगी? आपकी गाय से। अब आज जो मैं जितने भी लगभग 12-14 स्टेटों में मैं जाता हूँ, फार्मरों से मिलता हूँ, उनकी स्थिति परिस्थिति वहाँ की देखता हूँ, चेक करता हूँ, और फिर सैंपल निकाल करके रिपोर्ट वगैरह जो चेक करके फिर उनको जो गाइड करता हूँ, तो उसमें हमारे को मालूम चलता है कि ये डिफिशियंसी इसमें हो गई है और इतना इसमें आप डाल दोगे तो उसको पूरा हो जाएगा वो। ये वैसे ही है जैसे आपने अपना किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाया और मिनिमम आपको 5,000 उसमें मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। 5,000 में आपका अकाउंट खुला या 2,500 में खुला या 10,000 में खुला। अगर वो आप मेंटेन नहीं करोगे तो वो आपका माइनस में चला जाएगा और माइनस में जाने के बाद में जो आपको चार्ज लगेंगे वो और माइनस में चला जाएगा। जब तक आप उसमें 5,000 मेंटेन नहीं करोगे या 10,000 का अगर अकाउंट खुलवाया वो मेंटेन नहीं करोगे, तब तक ऊपर वाला जो पैसा डालोगे वो सेविंग में नहीं जाएगा। ऐसे ही मिट्टी का है, जो आपने वहां से निकाल लिया है, वहां पे जो कमी हो गई है उसको आप एक बार ऐड कर दोगे और उसको ऐड करने के बाद में फिर जो भी आप क्रॉप ले रहे हैं उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके गाय के जो पांचों चीज हैं, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, पंचगव्य बना करके आप उसके अंदर चलाते रहो तो उसको आप मेंटेन करके रखो। जो बायोडाइजेस्टर बैग हम बोलते हैं कि वो आपको लगाना है, तो वो यही है कि हमने वो पहले भूमि उपचार में सभी माइक्रोब्स डलवा दिए, न्यूट्रिशन के रूप में मिट्टियां डलवा दी और फिर उसको मेंटेन करने के लिए बैग लगा दिया वहां पे और गाय को रख लिया। तो आपको मार्केट से कोई प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैसा आपको बचेगा और अच्छा प्रोडक्शन आपका निकलेगा। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको मार्केट में ना जाना पड़े, आप घर पे ही बनाओ, घर पे ही उसको मेंटेन करो। और ये सच्चाई भी है, किसान के घर में सभी चीजें अवेलेबल हैं। अगर उसको मार्केट में जाना पड़ता है तो सिर्फ एक नमक के लिए, अदरवाइज सब्जियां उसके घर में हो सकती है, फ्रूट उसके घर में हो सकता है, अनाज वगैरह सब उसके घर में है। आज किसान वो अपनी पावर भूल चुका है, उसको मालूम ही नहीं है, वो गलतियां इतनी उसने कर दी है। पहले आपने सुना भी होगा, हमारे बुजुर्ग बोलते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। नौकरी को सबसे छोटा दर्जा दिया गया था और खेती को सबसे उत्तम बोला गया था। क्यों उत्तम बोला गया था? क्योंकि ये एग्रीकल्चर ही ऐसी एक फैक्ट्री या बिजनेस है जिसमें आप एक दाना डाल करके 100 दाने ले सकते हैं प्रोडक्शन के रूप में। बाकी किसी भी फैक्ट्री में आप देखोगे आप इतना उत्पादन नहीं ले सकते या इतने प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते कि उसको डालने से। तो किसान को जो पावर वो भूल चुका है उसी को याद दिलवाने का हम काम करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और जो ये प्लेटफॉर्म हमने सोल बनाया है उसका भी यही मेन उद्देश्य और पर्पस है कि किसान की आय कैसे बढ़े, कैसे वो अपनी मिट्टी को बैलेंस करे। तो उसके लिए स्टार्टिंग में जैसे आपका प्रोडक्शन ना घटे तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट भी सोल ने बनाए हैं, किसान की आवश्यकता को ध्यान में रख करके। 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल तक आपको वो उनकी सपोर्ट लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भूमि उपचार की प्रक्रिया है वो लगभग 2 साल की है। 2 साल में आपकी मिट्टी पूरा अगर कंप्लीट अच्छे तरीके से आप करते हो उसको बैलेंस, तो मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 2 ईयर, 2 ईयर में आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि आपको बाहर की चीजें उसमें कुछ डालने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ना ही कोई बीमारियां उसमें आएंगी, ना कोई भी उसमें आपकी प्रोडक्शन कम होगी, आपकी प्रोडक्शन भी अप होएगी। और जितनी भी आप बीमारियां देख रहे हैं ना, चाहे आपकी क्रॉप में है, चाहे आपकी बॉडी में है, चाहे आपकी पशु पक्षियों की बॉडी में है, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ही है। जैसे अगर आपकी कोई भी क्रॉप आप लगाते हैं, अगर उसके अंदर वायरस का अगर अटैक हो रहा है तो वो जिंक की डिफिशियंसी है। अगर जिंक प्रॉपर मिट्टी में नहीं होगा तो प्लांट को नहीं मिला, प्लांट में वो जिंक की डिफिशियंसी आएगी आएगी। ऐसे ही वो फूड जो उगेगा वहां पे और जो भी व्यक्ति उसको खाएगा उसकी बॉडी में भी जिंक की डिफिशियंसी होगी। आपने देखा होगा पीछे कोविड जो आया, कोविड में, कोरोना काल में वो जिंक की गोलियां सबको खिलाई गई, क्योंकि इंसान भी वो अटैक हो रहा है वायरस का, इंसान के ऊपर भी, पशु पक्षियों के ऊपर भी, क्योंकि फूडिंग में वो न्यूट्रिशन नहीं है। ऐसे ही कोई भी आप अगर कुतरने वाले अगर कीट आ रहे हैं और आपके माहू, मच्छर, तेला, चेपा वो अगर आ रहे हैं तो वो आयरन और कैल्शियम की डिफिशियंसी है। अगर कोई भी रस चूसक आया हुआ है तो समझ लीजिए आपकी फसल के अंदर
कैल्शियम की डिफिशियंसी हो चुकी है। अगर प्रॉपर वहां पे कैल्शियम नहीं होगा तो माहू, मच्छर, तेला, चेपा चूसने वाले सभी उसमें कीट आएंगे ही आएंगे। और अगर कीड़े अगर उसमें आ रहे हैं कोई भी, या कुतरने वाले अगर आ रहे हैं, तो वो आपका आयरन की डिफिशियंसी है। आयरन अगर पूरा नहीं होगा तो वो आएगा ही आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर फंगस उसमें आ रही है तो वो कहीं ना कहीं सल्फर की डिफिशियंसी है। सल्फर अगर प्रॉपर प्लांट में नहीं मिलेगा तो वो फंगस आएगी ही आएगी, आप उसको रोक ही नहीं सकते। अब किसान को समझ में नहीं आती, वो बीमारी को रोकने के लिए या बीमारी को मारने के लिए काम करते हैं। बीमारी आई क्यों है वो उसको कारण नहीं पता। तो हम लोग उसको यही समझाते हैं कि भैया आपकी मिट्टी के अंदर ये न्यूट्रिशन डिफिशियंस हो गया है, इसी की वजह से वो बीमारियां आपकी फसल में आ रही है। अगर आप मिट्टी में वो चीज ऐड कर दोगे, माइक्रोब्स को ऐड कर दोगे और न्यूट्रिशन को ऐड कर दोगे, तो आपकी समस्या का समाधान तुरंत रूप से हो जाएगा। और अगर वो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो प्रोडक्ट आप लेकर के छिड़कोगे, उससे वो बीमारियां मरेंगी, उससे बीमारियां मरेंगी, वो कहीं ना कहीं प्लांट के हार्मोन को भी डिस्टर्ब करेगी, केमिकल अगर छिड़कोगे तो, और कहीं ना कहीं माइक्रोब्स को भी वो डिस्टर्ब करेगी। लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, भूमि उपचार, भूमि उपचार, भूमि उपचार। अब भूमि उपचार के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी की टेस्टिंग करवानी अनिवार्य है। और अगर आप एक्सपर्ट की विजिट अपने फार्म पे करवा सकते हैं तो और भी अच्छा, क्योंकि एक एक्सपर्ट व्यक्ति ही आपको बता सकता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और वो आपको जाकर के आपके प्लांट में उसकी डिफिशियंसी के लक्षण भी दिखाता है कि ये देखो, ये पत्तियां अगर ऐसी हो रही है तो ये डिफिशियंसी हो गया है, अगर ये कलर हो रहा है तो ये न्यूट्रिशन डिफिशियंस हो गया है, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका इस वजह से वो आ रही है। तो एक्सपर्ट जब आपके पास विजिट करता है, आपके प्लांट की, आपकी फसलों को वो देखता है, उसको देख करके आपको वो समझाता है, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आती है, पकड़ में आती है। तो एक्सपर्ट की आप विजिट वहां पे करवाइए, उसके बाद में अपनी मिट्टी का सैंपल वहां से निकलवाइए और उसको टेस्टिंग में भेज करके, और उसी एक्सपर्ट से आप पूछिए फिर कि इसमें क्या प्रैक्टिस करें, क्या उसमें वो करें, तो वो आपको प्रॉपर वो गाइड करेगा। उसी के बेस पे आप 1 से 2 साल आप प्रॉपर तरीके से जैसे वो बोले वैसे आप उसको करिए। जिस दिन आपकी मिट्टी आपने ठीक कर ली, बैलेंस कर लिया, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपकी फसल का समाधान तो होगा ही, आपकी बॉडी का भी, एक पशु पक्षी जो भी उसको व्यक्ति खाएगा उसको भी समाधान हो जाएगा। तो इससे संबंधित अगर किसी किसान भाई को कुछ ना समझ में आया हो या कोई प्रश्न है तो वो मेरे से पूछ सकता है। हेलो। जी राजीव जी। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। सर एक दिल में है कि बात की जिज्ञासा था, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे जी आपने बताया फसल में जैसे कोई चीज बदबू वाली डाली जाती, वहां अपन लोग भी नहीं रोक सकते हैं, जी तो खेत में भी ड्रॉबैक आ जाता है। तो जी जैसे अब हमने पहली बार गोवर्धन खनिज खाद का उपयोग करा था, जी 5 दिन फर्मेंटेशन करने के बाद, तो पहले बार में जी तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और जी उसके बाद जो लोग खेत के बगल से निकल रहे थे तो वो कहने लगे, भैया तुमने क्या चीज डाल दी, बड़ी बदबू बदबू आ रही है। तो नहीं, वो बदबू और ये वाली बदबू में कुछ अंतर है कि यही इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे। देखिए आप कोई भी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, अगर उसमें सौंधी महक अगर आ रही है या मिट्टी में आपकी सौंधी महक अगर आ रही है तो वो अच्छी है। अगर उसमें बदबू आ रही है, अगर मैं बात करूं जैसे जीवामृत, मैक्सिमम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। अब वो जीवामृत की साइंस क्या है, वो कितने टाइम में डिकम्पोज होता है या क्या वो है। अब पालेकर जी ने जैसे बोला कि भाई आप बरगद के पेड़ की मिट्टी डालो, गोमूत्र डालो, गोबर डालो, उसके अंदर गुड़ डालो और बेसन डालो। अब जी पालेकर जी को समझ में आया कि माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन मिलेगा दालों में उनके अकॉर्डिंग, जो उनके दिमाग में आया, तो उन्होंने जी बेसन का आटा उसके अंदर डाल दिया। लेकिन बेसन का आटा डालने से उसके अंदर बदबू पैदा हो गई। जब उसमें फर्मेंटेशन हुआ तो बदबू वाले जीव पैदा हो गए। जी। जीव तो बढ़ गए उसके अंदर, लेकिन हाँ। बदबू वाले बढ़े, है ना। अब अगर जी आप 45 से 50 डेज तक अगर उसको रखोगे, जीवामृत को, जो जी पालेकर जी बनवाते हैं, तो जी जी 45 डेज तक वो डिकम्पोज होगा आपका बेसन जो है। फिर जी 45 डेज के बाद उसमें थोड़ा खुशबू आनी स्टार्ट होगी, जब वो पूरा प्रोसेस में हो जाएगा, जी जी डिकम्पोज जब हो जाएगा। लेकिन फार्मर क्या कर रहे हैं, 5 से 7 दिन के अंदर इसको डाल दे रहे हैं।
अब 5 से 7 दिन में वो बेसन तो पूरा डिकम्पोज हुआ नहीं, तो वो हाँ जी। वहां पे जाकर के बदबू को ही बढ़ाएगा, बदबू इकोलॉजी वो मिट्टी में बढ़ेगी। तो उससे क्या जी होगा, फंगस बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। जो बैड इकोलॉजी है वो डेवलप हो जाएगी आपकी मिट्टी के अंदर। अब ऐसे ही मैं टीसीबीटी की अगर बात करूं, ताराचंद बेल जी की, तो उनको भी वही समझ में आया कि भाई माइक्रोब्स को बढ़ाना है। अब माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए उनको समझ में आया कि प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन उनको नजर आया घी में, तो उन्होंने जी ठा करके उसमें दही को इस्तेमाल कर लिया। अब दही ऐसी है, उसके अंदर सभी के सभी वो पॉजिटिव इकोलॉजी के जीव बढ़ गए उसके अंदर। और दही 2 से 3 दिन के अंदर पूरी डिकम्पोज होगी वो, उसमें जी खुशबू आती है। आप इसका प्रयोग अपने खेत में करके देखो, 2 ड्रम लो, एक में बेसन डाल लो, एक में दही डाल लो, बाकी जी मटेरियल सेम सेम डाल लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा है। जी। तो अब मैं आपको वही। एनर्जी ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी पालेकर जी के जितने भी मॉडल हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में पालेकर जी को फॉलो किया 2018 में खुद के फार्म पे, तो जी वही था कि वो बदबू बदबू वहां पे बढ़ गई बहुत ज्यादा। तो लेबर लोग भी वहां से छोड़ छोड़ के भाग गए, पता नहीं बोला आपने टंकियों में क्या डाला हुआ है इतना, और फंगस का अटैक हुआ उसमें। आज आप देखोगे जितने भी मॉडल हैं पालेकर जी के, वो सक्सेस क्यों नहीं हुए, उसका एक ही रीजन है कि उन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने एनर्जी के ऊपर काम नहीं किया, सिर्फ माइक्रोब्स को बढ़ाने के ऊपर काम किया। और माइक्रोब्स भी वो बदबू वाले ही बढ़े उसके अंदर। तो प्लांट थोड़ा ठीक ठाक तो उसमें दिखने लग जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। प्रोडक्शन ना देने का कारण वही है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर उसमें नहीं गया, और बीमारियां कंट्रोल नहीं हो पा रही है। बीमारी कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रही है, हो पा रही है क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं है। अब वो बोलते हैं कि भाई जो फार्मर हैं 5 साल 10 साल जिन्होंने प्रैक्टिस की, हो सकता है उनका अच्छा हो गया हो, क्योंकि उसका 2 कारण है। जब माइक्रोब्स वहां पे बढ़ जाएंगे 5-10 साल में, 5-10 साल के बाद वो नीचे की कनेक्टिविटी आपकी मिट्टी के साथ जुड़ गई, अर्थवॉर्म वहां पे आ गए, न्यूट्रिशन वहां पे आना स्टार्ट हो गया, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा उससे, नेचुरल बात है वो। लेकिन बीमारियां कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पाएगी। 5 से 7 सालों में फार्मर के घुटने टिक जाते हैं, इतना वो लॉस में चला जाता है। आप देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर इतनी अच्छी होती तो हर एक व्यक्ति अपनाना चाहता ना। जी सर। जी सर। आज क्यों अपना रहे ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसकी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसकी बॉडी में। तो केमिकल आवश्यकता से ज्यादा जा चुका है, ऑर्गेनिक में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो दोनों खतरनाक है। मेरे हिसाब से केमी ऑर्गेनिक से अच्छा है केमिकल फूड। लेकिन केमिकल वाले फूड की नुकसान क्या है कि वो आवश्यकता से ज्यादा चला गया बॉडी में। जैसे आपके प्लांट में फास्फोरस अगर चाहिए, अगर माइक्रोब्स उसको फीडिंग करवाएगा फास्फोरस को, तो वो प्रॉपर जितना प्लांट को चाहिए उतना ही देगा। अगर हम जी उसको डीओपी के माध्यम से दे रहे हैं, तो वो हमने आवश्यकता से ज्यादा उसको खिला दिया। प्लांट को नहीं पता कि उसको फास्फोरस चाहिए तो फास्फोरस चाहिए, चाहे आप ऑर्गेनिक से दो चाहे आप केमिकल से दो, है ना। लेकिन जी सर। उसके साइड इफेक्ट क्या हुए मिट्टी के अंदर। जैसे ही आपने उसमें डीएपी डाला, डीएपी डालने से जहां वो जिंक जो पड़ी थी, उस केमिकल ने, डीएपी ने उसके साथ में रिएक्ट किया, और उसको रिएक्ट करके जिंक को वहां पे खराब कर दिया, जिंक फोस्फाइट बना दिया उसने उसको। अब जिंक वो प्लांट को मिलना बंद हो गया। अब वो जिंक फोस्फाइट ऐसी फॉर्म है जिसको आप चूहे को मारने के लिए जो दवाई देते हैं, वो बन गई है वो उसमें। अब उसको माइक्रोब्स खाएंगे ही नहीं, अगर खाएंगे तो मरेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन हो गया मिट्टी में जिंक के साथ में उसका डीएपी का, है ना। जी तो वो जिंक की डिफिशियंसी भी होगी आपकी क्रॉप के अंदर। अब जिंक की डिफिशियंसी होगी तो वो वायरस आएगा ही आएगा, आप रोक ही नहीं सकते उसको। जी ऐसे जी। ही उसने आयरन के साथ में रिएक्शन करके उसका उसकी फॉर्म चेंज कर दी। ऐसे ही जो केमिकल हमने डाल ले मिट्टी के अंदर, और जो नेचुरल फॉर्म में जो पड़े थे हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन, उनके साथ में उसने रिएक्शन करके उसकी फॉर्म को ही चेंज कर दिया। और फॉर्म को चेंज कर दिया तो वो उस फॉर्म में माइक्रोब्स भी उसको नहीं हटा पा रहे हैं, या उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, और प्रॉपर फिर प्लांट को मिल नहीं पा रहा है। जी जी हाँ सर। तो आमतौर पर जो यही आपकी चीज होने मिट्टी में लगी सर। न्यूट्रिशन का प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग जो फास्ट करी केमिकल ने, उससे उत्पादन बढ़ गया एक बार के लिए आपका केमिकल में। लेकिन अब घटता जा रहा है, और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में यूरिया दिया गया, यूरिया ने अच्छे रिजल्ट दिए, उसने यूरिया ने क्या किया, अंदर जाकर के गर्मी उठा दी, उसको अवेलेबल फॉर्म में करवा दिया, जो न्यूट्रिशन पड़ा था प्लांट ने तुरंत से ले लिया और प्रोडक्शन के रूप में आपको दे दिया। आपको ऐसा लगा कि अरे यार ये तो बड़ी चमत्कारी चीज है, तो आप यूरिया यूरिया डालना शुरू कर दिया। अब जैसे यूरिया आपने वहां पे डाला, अर्थवॉर्म वहां पे जो थे वो मरना स्टार्ट हो गए।
अब जो नीचे से न्यूट्रिशन ला करके देते थे, आप कभी भी प्रयोग करना, एक अर्थवर्म को, केंचुए को अपनी हथेली पे रखना और 2-3 यूरिया के दाने उसके ऊपर डालना, वो तड़फ तड़फ के मर जाएगा। तो वो जैसे ही जितना ज्यादा आपने यूरिया डाला तो वो अर्थवर्म वहां से गायब हो गए, मर गए, मिट्टी कंपैक्ट हो गई। वायु तत्व तो जो मेंटेन होना था, ऊपर नीचे का जो न्यूट्रिशन आना था वो आ नहीं पाया। समझ में आई आपको मेरी बातें? जी तो सर, जी सर। ऐसे ही फिर हमने बाद में डीएपी डाला। अब डीएपी से फास्फोरस मिला प्लांट को तो एकदम प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन उसने जाकर के वो दूसरे जो पड़े थे न्यूट्रिशन, उनकी फॉर्म को चेंज कर दिया। तो फिर इनको बाद में फिर वो जिंक प्रोडक्ट के रूप में ले आए। जब वो जिंक फोस्फाइट बना दिया उसने डीएपी ने, तो जिंक की डिफिशियंसी प्लांट में दिखी, तो कंपनी वालों ने आपको जिंक की थैली देना शुरू कर दी। ये 33% है, ये इतना परसेंट है, ये उतना परसेंट है। फिर आपने वो जिंक डाला, फिर उसमें वो पोटास की उसमें रिएक्शन करके पोटास की कमी हो गई मिट्टी में, तो फिर आपको पोटास के कट्टे देना शुरू कर दिया। फिर आपने उनको सल्फर जब वहां से गायब हो गया तो सल्फर उन्होंने आपको देना शुरू कर दिया। कैल्शियम गायब होया तो कैल्शियम आपको देना शुरू कर दिया। जितने भी ये प्रोडक्ट आप देख रहे हो मार्केट के अंदर, जितने भी अवेलेबल हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जेब से निकालने का एक प्लान है। तो आपकी जेब से लगातार पैसा निकलता जा रहा है, प्रोडक्शन निकालने के चक्कर में आप उसमें डालते जा रहे हो, आप वैसे के वैसे हो जैसे पहले थे, उससे भी बुरी हालत में हो गए हो। मिट्टी भी खराब कर ली, पैसा भी चला गया, कर्ज होता जा रहा है, कर्जे में फिर कोई सुसाइड कर रहा है, कोई धरने कर रहा है। लेकिन समझ रहे नहीं कि भाई वो करना क्या था या क्यों जरूरी है। तो अभी इनको ये भी समझ में आ गया कंपनी को कि भाई ये ऑर्गेनिक केमिकल अब ये छोड़ देंगे, ऑर्गेनिक अपनाएंगे, तो ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट ले लेके आ गए। तो उसका कारण वो ही है। लेकिन अगर परमानेंट इलाज आप नहीं करोगे, अभी आप सपोज करो आपकी मिट्टी में मान लो 10 टाइप्स के 10-10 केजी मटेरियल चाहिए। अब वो कोई एक है, कोई दो है, कोई तीन है, तो आप एक बार पूरा नहीं करोगे उनको, तो थोड़ा थोड़ा लेके पूरा करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर ही डिपेंड आप रहोगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भूमि उपचार एकदम कंप्लीट करो। भूमि उपचार का खर्चा जो है वो मिट्टी टू मिट्टी क्वायरी करता है, आपकी मिट्टी में से कितना आपने निचोड़ा है, आपने कितनी मिट्टी में से माइक्रोब्स मारे हैं, आपने कितनी गलत प्रैक्टिस करी है, उसके बेस पे ही आपका खर्चा होगा। 40,000 रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का 1 एकड़ का खर्चा चला जाता है मिट्टी को बैलेंस करने के लिए, वो मेंटेन करने के लिए। जो हम बोल रहे हैं ना कि बैंक में 5,000 का अकाउंट खुलवाया तो वो मेंटेन करने के लिए इतने चार्ज पड़ गए हैं। ऐसे ही मिट्टी में जो इतना न्यूट्रिशन जो था वो आप निचोड़ चुके हो, अब उसको ऐड करने के लिए इतना आपको खर्चा आ रहा है। किसी का जिसने कम खराब किया अपनी मिट्टी को, उसका 40-50 हजार में भी, 80,000 में भी हो जाएगा। जिसने ज्यादा निकाला है या ज्यादा खराब किया है, उसका 1.5-2 लाख 2.5 लाख भी चला जाता है। एक बार वो आप बैलेंस कर लो उस मिट्टी की लाइफ में, और अपनी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स और न्यूट्रिशन को ऐड करके नीचे वाले न्यूट्रिशन के साथ उसकी कनेक्टिविटी जोड़ लो, और फिर एक बायोडाइजेस्टर और गाय रखो, बस उसको मेंटेन करते रहो। और वो ही क्रॉप लगाओ जो देसी बीज लगाया करते थे। अगर हाइब्रिड में जाओगे, हाइब्रिड में ज्यादा न्यूट्रिशन उसको चाहिएगा, और ज्यादा न्यूट्रिशन अगर आप उसको नहीं दे पाए तो फिर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी आपकी मिट्टी में, फिर बीमारियां आएंगी। इसलिए आप कोशिश ये करो कि कोई भी देसी बीज आप ज्यादा से ज्यादा लगाओ, और देसी बीज लगाओगे तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है उतनी गाय के मटेरियल से आप ले सकते हो। एक गाय 10 एकड़ को मेंटेन करके रखती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसका न्यूट्रिशन जितना भी है, जितना उसका न्यूट्रिशन आप उसको प्रोवाइड करवाओगे, गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, छाछ, वो डालते रहो, 10 एकड़ को मेंटेन करके रखेगी वो, मिनिमम से मैक्सिमम उत्पादन आपको दे पाएगी। और अगर हाइब्रिड में या जेनेटिक मॉडिफाइड में या एक बार में ही 4-4 क्रॉप लेना सोचोगे, एक साल में 3-3 क्रॉप लेना सोचोगे, तो न्यूट्रिशन तो डिफिशियंस होएगी ना वहां पे, न्यूट्रिशन ही आपको प्रोडक्शन के रूप में मिल रहा है। तो या तो आप प्लानिंग वैसी बनाओ कि भाई हमारे को इतना ही चाहिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का फूड चाहिए। अच्छी क्वालिटी का फूड आप जब भी बना सकते हो जब प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करके रखोगे। और अगर आप ज्यादा उत्पादन के चक्कर में जाओगे तो फिर वो इतना न्यूट्रिशन आपको ऐड करना ही पड़ेगा, चाहे तो आप इतने माइक्रोब्स वहां पे बढ़ाओ या फिर बाहर से सोर्स आप लेकर के उसको ऐड करते रहो, वो चॉइस आपकी है। जी सर, जी सर। लेकिन हमारा तो मानना ये है कि आप प्रॉपर फुल्ली बैलेंस्ड फूड आप उगाओ और उसको एक्सपोर्ट करो। अच्छी क्वालिटी का फूड आप
अगर बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे डॉलरों में आपको मिलेंगे। ये भारत सोने की चिड़िया कैसे बना था? ऐसे ही तो बना था ये, क्योंकि इसके पास में फुल्ली न्यूट्रिशन फूड था, अच्छी क्वालिटी के इसके पास में सभी मिर्च मसाले ये वो सब थे। तो ये एक्सपोर्ट करता था बाहर से, बदले में ये गोल्ड लेता था, तो गोल्ड इतना इकट्ठा हो गया कि सोने की चिड़िया बन गया। आज हमारा माल अगर हम हाइब्रिड हो चाहे कोई भी हो, अगर बाहर भेजते हैं तो वो जाकर के फेल हो जाते हैं, सैंपल डंप करना पड़ता है वो सारा समंदर में, खर्चे और पड़ जाते हैं उसके ऊपर, फौरन में वो जा करके रिजेक्ट हो जा रहा है हमारा माल, क्योंकि न्यूट्रिशन उसमें है ही नहीं प्रॉपर। अगर है भी न्यूट्रिशन तो वो आवश्यकता से ज्यादा है, तो आवश्यकता से ज्यादा चला गया तो फिर वो रिजेक्ट हो गया वहां से। तो अपने को इसके ऊपर प्रॉपर इसको समझ करके और प्रॉपर काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसे ही हम उसमें रहे कि भाई पहले केमिकल वाले डाल रहे थे आज ऑर्गेनिक वाले डालते रहो, तो ये तो जेब से रेगुलर निकलता ही रहेगा फिर। वो चॉइस आपकी है। हमको हमारा या सोल का उद्देश्य आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको आपकी मिट्टी को बैलेंस करवाना, आपको सक्सेस करवाना। अगर सपोर्ट में आपको जरूरत किसी प्रोडक्ट की पड़ती है और अच्छी क्वालिटी का आपको बाहर मिलता है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। हम उसको ये नहीं बोलते आप सोल से ही लीजिए। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट आपको दे रही है वो न्यूट्रिशन और माइक्रोब्स ही दे रही है, सिर्फ उसके अंदर काउंट कम हो सकती है या उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, उसी के बेस पे आपके रेट डिसाइड होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये महंगा है ये सस्ता है, मार्केट में इतने रेट का मिल रहा है, लेकिन वो फार्मर ये नहीं देखता कि उसमें काउंट कितनी है माइक्रोब्स की और इसमें काउंट कितनी है। अगर अच्छी काउंट का सस्ते में आपको कहीं और से मिल रहा है तो आप लीजिए वहां से। अपने अपने आप को सक्सेस करना है तो उसको सब चीजों को चेक करो, हर एक चीज को चेक करके जहां से आपको अच्छा लगे वहां से लेकर के उसको ऐड करो, मिट्टी को बैलेंस करो और फिर मेंटेन करो। यही हमारा टारगेट है, यही सोल का टारगेट है और यही टारगेट आपका होना चाहिए। इससे अलग अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आधे अधूरे के साथ में आप हो, और जब तक आप आधे अधूरे के साथ में रहोगे तब तक परेशानियां से जूझते रहोगे, प्रॉब्लमें आती आती रहेंगी। अब चॉइस आपकी है कि प्रॉपर तरीके से भूमि उपचार करके आगे निकलना है, या फिर वो लगातार कभी उस कंपनी का खरीदना है, कभी इस कंपनी का खरीदना है, कभी सोल का खरीदना है, कभी इफ्को का खरीदना है, कभी क्रिप्को का खरीदना है। तो वो हम बड़े खुले मंच पे और खुली अपनी बात रखते हैं। आप अगर आप इससे सहमत हो तो आप सहमति भी जताओ, अगर असहमत हो या गलत आपको लग रहा है तो उसमें भी आप हमारे को बताओ या गाइड करो इसमें क्या अच्छा हो सकता है। ऐसा ही नहीं है कि ये संवाद हमारा ही है या आपका भी है, आप भी इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं उसके लिए हेल्प कर सकते हैं, या सस्ते में अच्छा कैसे हो सकता है उसके लिए आप हेल्प कर सकते हैं। काफी सारे किसान हैं जिनको अच्छी चीजों का मालूम है, लेकिन जब हमारे को वो बताएंगे तभी हमारे को मालूम चलेगा और तभी हम आगे दे पाएंगे या बता पाएंगे। तो आप रेगुलर इसमें संवाद में जुड़िए, जुड़ करके जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान आप लीजिए, एक्सपर्ट से पूछिए और आगे बढ़िए। ऑर्गेनिक और केमिकल के चक्कर में अगर फंसोगे तो कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। इसलिए प्रॉपर भूमि उपचार करके और मेंटेन करने के लिए और अच्छा फूड उगाने के लिए एफर्ट करें, और सोल उसके लिए आपके लिए साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए तैयार है। सोल में जितने भी एक्सपर्ट हैं या जितने भी टीम हैं वो आपको सपोर्ट देने के लिए 24 आवर्स रेडी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है आप उनसे कितना लाभ ले पाओ। जितनी आपकी कनेक्टिविटी हमारे साथ में रहेगी उतना ही हम आपको दे पाएंगे। अगर आपकी कनेक्टिविटी हमारे साथ में प्रॉपर नहीं है, जितना आप रखोगे उतना ही आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। जी वर्मा जी। ठीक और है सर जी, किसी हम किसान भाई का कोई प्रश्न है? बहुत बढ़िया है सर जी, और जी इसी पर ही काम करा जाए तो अच्छा ही रहेगा, रिजल्ट अच्छा ही आएंगे। नहीं, ऑलरेडी हम जो हैं जो वो अभी अपने पायलट प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं या फार्म मॉडल फार्म भी हम बना रहे हैं फार्मरों के साथ में मिल करके। आपके दाएं बाएं भी वो कुछ टाइम के बाद आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम मैक्सिमम 12-14 स्टेटों में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और आने वाले 2-3 साल में आपको हर 50-100 किलोमीटर की रेंज में एक मॉडल फॉर्म आपको दिखेगा सोल का। तो उससे बिल्कुल। आपको सीख करके समझ करके आप आगे बढ़ सकते हो। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? जी राकेश जी, मैं पटेल अर्शिल बात कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है
अब जी जो भी ये रिपोर्ट निकालवा रहे हो, वो रिपोर्ट में जो भी हमारी अवेलेबिलिटी आएगी, जो भी न्यूट्रिशन का आप रिपोर्ट देंगे हमको, जी। वो हमारे सॉइल के पीएच के मुताबिक होगा या कोई अदर सॉइल, मतलब अदर पीएच पे आप उसको टेस्टिंग करेंगे? नहीं, वो आपका जो भी रिपोर्ट आप देखिए, सब मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, उस मिट्टी के अकॉर्डिंग उसके पीएच, ईसी, ओसी वो सब वो रिकमेंड रहते हैं। तो जो भी आपकी मिट्टी के लिए जो भी चाहिएगा उसके बेस पे ही आपको वो करना पड़ेगा, उसी के बेस पे हम आपको वो प्रैक्टिस बताएंगे। हमारा मेन कंसेप्ट है मिट्टी को बैलेंस करना। अभी प्रॉब्लम फार्मरों की क्या हो चुकी है कि उसने इतने केमिकल डाल दिए हैं या इतनी चीजें डाल दी हैं, अगर वो एक को डिस्ट्रॉय करते हैं तो दूसरी की प्रॉब्लम में आ जाती है, दूसरी को डिस्ट्रॉय करते हैं तो तीसरा प्रॉब्लम में आ जाता है। इसका सिर्फ सोल्यूशन एक ही है कि जितना न्यूट्रिशन वहां पे डिफिशियंस है उतना ऐड करके और माइक्रोब्स को बढ़ा दो। 2-3 साल के अंदर आपके वो सारा ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाने वाला है। जैसे ही माइक्रोब्स वहां पे आ जाएंगे, प्रॉपर वो करेंगे अपना काम वर्किंग, तो ऑटोमेटिक वो मिट्टी बैलेंस हो जाएगी। अगर केमिकल टू केमिकल अगर रिएक्शन करके या हटा करके हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। फिर अगर उत्पादन की भी बात करें तो जो चीज हम जो क्रॉप उसमें लगा रहे हैं, अब फार्मर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी है कि वो बोलता है कि मेरे को गर्मी में सेब उगानी है। अब सेब तो दे देंगे हम उसको, उसके लिए प्रैक्टिस और न्यूट्रिशन तो ऐड करना पड़ेगा ना। अगर वो वहां पे नहीं ऐड करेगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा। जो आपने देखा होगा, हमारे जितने भी पुराने लोग जो थे, जो हमारी प्रैक्टिस करते थे, वो छोटे छोटे एरिया के लिए छोटी छोटी क्रॉप और अलग अलग वरायटियां थी। तो वो क्यों थी? क्योंकि उस एरिया के लिए वो जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो ही उसके अंदर वो आता था, और वो ही अच्छी उत्पादन वहां पे निकलता था। जैसे मैं बात करूं मिलेट्स की, मिलेट्स अगर आप उगाओगे तो आज भी वो आपकी मिट्टी में अच्छे होंगे, क्योंकि वहां की मिट्टी उसको सूट करती है। तो उसमें आपको भूमि उपचार वगैरह कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल तरीके से भी आप उसको ले सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरे को तो उसके अंदर मिर्ची उगानी है, या मेरे को उसको अंदर बाजरा उगाना है, या मेरे को उसके अंदर धान उगानी है, और वो वहां की क्रॉप नहीं है, तो उसके लिए आपको भूमि उपचार कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो या तो आप सिंपल तरीके से उसमें चले जाओ, या फिर प्रॉपर तरीके से उसको बैलेंस करके और उसमें आप आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? हर एक मिट्टी का स्ट्रक्चर अलग है। वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर क्या चीज की कमी है, वो रिपोर्ट ही बता पाएगी प्रॉपर तरीके से। हमारे को साइंस का भी सहारा लेना पड़ेगा, हमारे को सनातन का भी सहारा लेना पड़ेगा, हमारे को हर एक चीज को चेक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को चेक कर करके ही आगे बढ़ सकते हैं हम। और अगर कहीं पे भी रुक गए या फंस गए तो समझ लो फिर वही का वही जैसे पहले था। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आई है तो इस पे आप थोड़ा सा गौर करिए, और गौर करके अपनी मिट्टी का सैंपल निकलवाए, टेस्ट करवाएं। जहाँ पे भी आपको अच्छी लैब मिले, जहाँ पे आपके विश्वसनीय कोई लोग बैठे हैं जो अच्छे प्रॉपर तरीके से आपकी वो टेस्टिंग रिपोर्ट अगर मिले आपको कंप्लीट, अपनी मिट्टी में पीएच, ईसी, ओसी, सीईसी, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन, उसमें एनपीके, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, जो भी न्यूट्रिशन है और माइक्रोब्स हैं, और जो भी पीएचईसी वगैरह है, उन सब के कंप्लीट टेस्ट करवा के आप रिपोर्ट हमारे को शेयर करिए। उसके बेस पे ही हम आपको आगे आगे बता पाएंगे कि इसके अंदर आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कार्बन कम है तो कार्बन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर पीएच अनबैलेंस है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अगर उसके अंदर ह्यूमस नहीं बन पा रही है तो वो कैसे ह्यूमस बनेगी, अगर नाइट्रोजन कम है तो उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, फास्फोरस कम है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जो भी न्यूट्रिशन कम है उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट के बेस पे ही हम आपको गाइड कर सकते हैं, और उसको आप करके और आगे बढ़िए। सभी किसान भाइयों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, या मैं आपको समझा पाया हूँगा। फिर भी अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, या कोई भी आपके क्वेश्चन या प्रश्न हैं, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री हूँगा आपके मैसेज का मैं रिप्लाई करूँगा, और मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपसे बात भी करूँगा। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए।
तन्मय जी एक बार मेरा वो मोबाइल नंबर मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर दिया है चैट बॉक्स में। आप इसमें मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो आप मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा।